अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, ये इत्तेफाक है कि आज हमारा शो 9 मई के दिन हो रहा है, जब 9 मई 2023 को एक साल मुकम्मल हो चुका। और इरफान सदीकी साहब ने एक कॉलम लिखा है एक दो दिन पहले, जिसमें वो 365 दिन और फिर 365 रातों का भी जिक्र कर रहे हैं कि सारे सबूत मौजूद भी हैं, पता भी है किरदार कौन से, मनसूबा साज कौन थे, लेकिन इसके बावजूद सज़ाएं नहीं मिल सकी और चेहरे भी सामने नहीं लाए जा सके। सारी स्टेटमेंट्स वो कोट कर रहे हैं, क्या क्या कहा गया, तारीख ये स्याह बाब है पाकिस्तान की तारीख का, दिस एंड दैट, सो मैनी थिंग्स। और फिर वो आखिर में ये भी कहते हैं कि किसी नए एलामिया या ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। पढ़ने के लायक है उनका वो जो उन्होंने कॉलम लिखा, आर्टिकल लिखा। लेकिन जिस बात पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है उसका आगाज़ हुआ DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों जवाब भी हुए और ख़ुसूसन 9 मई के हवाले से बात हुई। तो ऐसे लगा कि जो हम सुन रहे थे, कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं बर्फ़ पिघल रही है, बातचीत हो रही है, वो सारे बातों में कोई हकीकत नहीं। और शो में आप कह भी चुके हैं कि ऐसी कोई कोशिशें कहीं नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो उनको कबूलियत नहीं है। उन्होंने इस बात को सेकेंड कर दिया, इसकी तस्दीक कर दी। DGISPR ने एक तो जो बात कही जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्त गुस्सा है, और वो कह रहे हैं कि माफ़ी, DGISPR ने कहा वापसी का एक रास्ता है कि हम माफ़ी मांगे। PTI कह रही है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और असद कैसर साहब की स्टेटमेंट तो उससे नेक्स्ट लेवल है। DGISPR की एक स्टेटमेंट ये भी थी कि 9 मई करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सज़ा देना होगी। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये बनता है कि एक साल गुजर गया, हमने बहुत सी गिरफ्तारियाँ देखी, फिर उनकी ज़मानत पर रिहाई भी हुई, फिर गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन नून लीग भी आज शिकवा कर रही है कि सज़ा क्यों नहीं हो सकी। आर्मी भी ये पूछ रही है कि आइन के मुताबिक सज़ा देना होगी, तो आज तक सज़ा मिल क्यों नहीं सकी? जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। नून लीग भी कह रही है कि क्यों नहीं ये मसला जो है किसी नताइज पे पहुँचा, अभी तक ओपन एंडेड है। और आज पहले ISPR की तरफ से और फिर आज आर्मी चीफ की तरफ से भी इसकी तरफ इशारा है। और उधर दिलचस्प बात यह है कि PTI वाले कह रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए या इंक्वायरी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही, गवर्नमेंट क्यों नहीं इंक्वायरी कर रही। और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये तस्लीम किया है कि ये बहुत बड़ा जुर्म था और रियासत की बगावत थी एंड सो ऑन। तो अगर हुकूमत तस्लीम करती है कि ऐसी बात थी, और हुकूमत के अपने नुमाइंदे सेनेटर साहब इरफान सदीकी साहब खुद कह रहे हैं कि क्या वजह है कि ये कहीं किसी जगह पे पहुंचा क्यों नहीं। आर्मी चीफ खुद परेशान है कि क्यों नहीं ये हो रहा, और PTI भी कह रही है। तो सवाल तो बनता है, तो ये मसला कहाँ है फिर? कहाँ है? तो मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गई बात कि मसला है कहाँ। उसकी वजह यह कि आर्मी चीफ का जो बयान है उसमें तो उन्होंने इशारा किया है जुडिशरी की तरफ, इशारा है क्या मेरे मेरे हिसाब से कि जी क्यों नहीं ये मामले जो हैं अदालतों में क्यों नहीं हो रहे, हमने एविडेंस तो प्रेजेंट कर दिए। इनफैक्ट एक्चुअली मेरा ख्याल है DGISPR ने ये बात कही। जी DGISPR ने कहा, उन्होंने कहा जी कि सारी एविडेंस तो है, तो क्यों नहीं ये अदालतें जो हैं ये इसको कन्विक्शंस करती हैं, कुछ करती हैं, क्यों नहीं करती। और तो सवाल ये हुआ क्यों नहीं हो रहा। हाँ, असल में तो अब उन्होंने 2 सवाल खड़े हो गए आशा। एक, ये जुडिशरी क्यों नहीं कर रही जी, स्लो क्यों कर रही है। ये तो नहीं है कि एविडेंस नहीं है, वो तो कहते हैं एविडेंस हमने प्रेजेंट कर दी। फॉर एग्जांपल एविडेंस क्या होती है, जैसे जिस तरह अमेरिका के अंदर उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की और रातों रात उन्होंने सेंटेंसेस कर दिए। उन्होंने वीडियो दिखाई कि ये बंदा ये कर रहा है, तो ये बंदा आपके सामने है, इसको सजा दे दे। तो यहाँ तो वो वीडियोस एविडेंस तो सारी दिखा दी गई है अदालतों को, मगर वो साल हो गया है, वो घूम रही हैं। वकील उनके जो है वो डिले कर रहे हैं, कभी कभी अदालतें डिले कर देती हैं, लंबी हियरिंग्स कर देती हैं, 2-2 हफ्ते की मुलतवी कर देती हैं। तो मसला क्या है, कहाँ है ये मसला? तो मैं इसका जवाब बड़ी सिंपल तरीके से दूंगा, वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसकी वजाहत आज आर्मी चीफ ने खुद ही दे दी और मैं उसकी तरफ इशारा करूँगा। देखिए, जब इस किस्म की इंक्वायरी होती है तो अगर बगावत हुई है तो ये बगावत इतने बड़े पैमाने पे जेल में बैठा हुआ लीडर अपनी पार्टी को इस किस्म के हिदायत दे कि आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उसे कहीं से इशारा नहीं होगा कि ये कामयाब हो जाएगी। अच्छा। और उसका मकसद क्या है, इस बगावत का मकसद एक जिसकी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी इशारा दिया और हम सब सहाफ़ियों को पता है और ये बात आम है
कि इस बगावत का मकसद ये था कि आर्मी हाई कमांड के अंदर तब्दीली लाई जाए, क्योंकि ये जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक तरफ वो हैं और एक तरफ इमरान खान है। तो इसलिए ये एक साजिश थी या बगावत थी। एंड वो शहबाज शरीफ साहब ने तो वाज़ेह तौर पे ये कह दिया इट वाज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। इसीलिए इतनी सख्ती के साथ निपटने की कोशिश की जा रही है। अगर तो ये वैसे एक नॉर्मल कंस्पिरेसी होती, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान की कंस्पिरेसी थी 2014 में इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं थी, वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ थी। तो ये जो कंस्पिरेसी है, ये फ़र्क है। ये इशारा दिया जा रहा है कि ये कंस्पिरेसी जो थी वाज अगेंस्ट एक्चुअली द आर्मी लीडरशिप, नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट। अच्छा, इसलिए इसकी अहमियत बिल्कुल फ़र्क है। और जो रवैया है इस वक्त की लीडरशिप का इस्टेब्लिशमेंट की, वो सख्त है। ओके, अच्छा, इसमें वजन भी यूं डलता है ना कि वो तो 2014 के धरने की तरफ भी जा रहे हैं कि उसकी भी यही तो आपकी तरफ आ रहा था। हाँ। कि अब थोड़ा सा लगता है कि अभी तक जो ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंची ये सारी बात जी, वो इसीलिए था कि ये मेरा ख्याल है आर्मी लीडरशिप ये चाहती नहीं थी कि उनके अंदर की जो बातें हैं वो पब्लिक में आए या किसी इंक्वायरी में आए। ओके, वो उनके हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि अंदर की जो फ़ौज की बातें हैं वो हम खुद सेटल करेंगे। और मेरा ख्याल है कुछ हद तक उन्होंने कुछ लोगों को सेटल भी किया। तो इसको वो छुपाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि फ़ौज के अंदर कोई बेचैनी हो। कुछ क्वाइटली लोगों को फारग कर दिया जाता है और चुप करवा दिया जाता है। तो शायद इस किस्म की चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हो डिसिप्लिन में, मगर जब इंक्वायरी होगी तो फिर ये सारी बातें बाहर आएंगी, बिकॉज वो लोग कहेंगे कि पब्लिक इंक्वायरी हो। पीटीआई तो यही चाहेगी। तो अब पीटीआई का प्लान तो यही है कि अगर ये पब्लिक इंक्वायरी होती है तो फ़ौज के अंदर जो कुछ हुआ वो सामने आए। और जाहिर है वो जब सामने आएगा तो बड़े प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। तो पीटीआई का तो मकसद जो है वो तो बड़ा क्लियर है। मगर अब जो सेनेटर साहब कह रहे हैं, इरफान सदीकी साहब जी, उन्होंने जो बयान दिया है, अब वो तो ये बात नहीं कर सकते जो पीटीआई कर रही है। उनका तो इस वक्त अलायंस है विद द करंट एस्टेब्लिशमेंट, ऐसे ही है ना। तो फिर उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको इशारा मिल गया होगा कि अब ये जो आर्मी चीफ का बयान है और आईएसपीआर का जो बयान है कि हम 2014 पे भी जाएंगे जी, वहाँ की भी इंक्वायरी करेंगे, ये होनी चाहिए। अब 2014 में तो कोई और एस्टेब्लिशमेंट थी ना, बिल्कुल वो एस्टेब्लिशमेंट थी, उसमें भी इमरान खान का एक उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके खान साहब ने एक साजिश की थी। तो मुझे अब ऐसे लगता है कि ये जो प्रेशर आया है, शायद कोई फैसला हो गया हो कि अगर इंक्वायरी होनी है तो फिर वहाँ तक जाएं हम, और वहाँ हमारे भी जो लोग थे उनको भी बेनकाब किया जाए, उनको भी फिक्स किया जाए। हालांकि वो अभी वहाँ नहीं होंगे, मगर अकाउंटेबिलिटी वहाँ की भी होनी चाहिए, ताकि ये ना कोई कह सके कि फ़ौज अपने लोगों को तो बचा के रखती है और सिविलियंस को जो है उनको कोर्ट मार्शल्स भी होते हैं और सब कुछ होता है और सबको पता भी चल जाता है किसकी क्या सज़ा है। मगर तो फ़ौज के अंदर जो कुछ होता है पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ या अकाउंटेबिलिटी हुई या नहीं हुई। हाँ, फ़ौज के स्पोक्समैन जो है वो कॉन्स्टेंटली ये कहते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी इंटरनल करते हैं। तो क्या ये फैसला हो गया अब कि अगर इमरान खान इंसिस्ट करता है और ऐसे ही हमें बदनाम करने की कोशिश करता है तो फिर हम 2014 तक जाएंगे और पूरी इंक्वायरी करेंगे। और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त जो साजिश हो रही थी जिसमें खान साहब बिल्कुल 100% मुलव्वस थे और बाहर थे और धरने कर लेते किसी के कहने पे, फिर जब वो बातें आएंगी बाहर तो फिर खान साहब कहाँ जाएंगे। तो शायद ये या तो ये धमकी है कि जी ठीक है, फिर अगर आप ये चाहते हैं तो हम 2014 तक जाते हैं और उसमें तो यहाँ तो आप जेल में थे ना, तो आप शायद कह दें कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, जिन लोगों ने किया उनको पकड़े आप, क्योंकि एविडेंस तो बड़ी मुश्किल मिली ना कि खान साहब की कोई टेप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। उनका तो मौका मैं तो जेल मैंने की पता किया। हाँ जी, वो यही कहते हैं। तो उनको कन्विक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, मगर 2014 में तो बड़ा आसान है। वहाँ तो सब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि लोग आके गवाही भी देंगे कि खान साहब ने, हमने मिलकर खान साहब के साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये प्लान था, उसमें ये जनरल्स इन्वॉल्व थे वगैरह वगैरह। कुछ टेप्स निकली भी तो थी, पब्लिक भी तो और भी बहुत कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक काउंटर नैरेटिव है। अच्छा, कि अगर आपने ये कहना है और ये करना है तो फिर हम जाएंगे 2014 तक। अब इससे नून लीग का फायदा, इसीलिए सेनेटर साहब कूद पड़े, करो ना, फिर की चक्कर है, कर दे क्यों नहीं हो। अच्छा। और एक तरफ वो उधर भी कह रहे हैं और इधर शहबाज शरीफ साहब को भी कह रहे हैं कि आप भी बात कर रहे हैं तो फिर इनको करें ना 2014 का। और याद रहे कि सेनेटर साहब जो हैं वो कहते हैं, लोग, मैं इसकी ना तरदीद करता हूँ ना
तस्लीम करता हूँ, कोट करता हूँ क्योंकि वो के नवाज शरीफ कैंप के बंदे हैं। जी, ऐसा ही है, करीब समझे जाते तो अगर हैं, वो नवाज शरीफ कैंप के बंदे हैं तो फिर ये बयानिया तो मियाँ साहब का है ना कि 2014 भी चेक करो ना, मेरे नाल की होया, ये तो है, वो तो मुझे किसने देखते। धक्का दिया, कौन कौन साजिश थे, क्या था उस वक्त के आर्मी चीफ का रोल, डीजी आईएसआई का रोल। और आपको याद होगा उस वक्त 2014 में मियाँ साहब ने जनरल रहील शरीफ को बुला के एक टेप रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी उस वक्त के डीजी आईएसआई की, जो कि आईबी ने टेप की थी, और कहा था ये देखें आपका या मेरा डीजी आईएसआई मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, और रहील शरीफ को कहा था इसको फारग करो, और रहील शरीफ से कहा जी मैं इंक्वायरी करूंगा, फिर बाद में रहील शरीफ को उनको साइडलाइन करना पड़ा, फारग करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर प्रेशर आ रहा है अब आर्मी चीफ के ऊपर कि जी इमरान नूं तुसीं फारग करना है ते अपने भी कुछ लोग फारग करो और साड़ी भी क्लियर करो, साढ़े नाल जो है 2014 तो यही एक रास्ता है। खान भी गया और इस किस्म की जो मुदाखलतें होती हैं वो भी ख़त्म होंगी। तो आज आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट के मजलूम बनने वाले 9 मई के असल लीडर्स का अब एहतसाब होगा, अब सिग्निफिकेंट है अब, और ये भी कि इसका मतलब है कुछ सोच पे तब्दीली आई है कि करना पड़ेगा कुछ हमें, अदालतों पे छोड़ देना सिर्फ खान साहब का, जिसमें खान साहब को तो मुश्किल हो जाएगा करना, बाकी इधर उधर के लोग जो है। और फिर ये इसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की आज आर्मी चीफ ने, मेरा ख्याल है उसकी तरफ बात करनी चाहिए। जाते जाते मैं ये भी कह दूं कि जब मैंने पहली दफ़ा सुनी डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि यार एडी गर्मी चढ़ी, हर गल ते तुसी काफ़ी नाराज़ लगते हो। और अभी आसिफ गफूर साहब भी हमें याद हैं कि वो भी बात करते थे, इसी किस्म की बातें उस वक्त भी होती थी। उस वक्त वो खान साहब के साथ थे, इस दफ़ा ये खान साहब के अपोज टू हैं, मगर उसी किस्म का लहजा था। मगर आसिफ गफूर फिर भी अपना वो इस इतने गुस्से में नज़र नहीं आते थे, वो फर्म नज़र आते थे बट नॉट एंग्री। आजकल के जो मेजर जनरल साहब हैं वो थोड़े नाराज़ भी और गुस्से में भी थे और सेल्फ राइटियस थोड़े ज़्यादा थे। अब क्या है सेल्फ राइटियस का उर्दू तर्जुमा? चले इसको इतना ही रहने दें, लेकिन आपको नहीं लगता कि 9 मई की वजह से एग्रेशन है फौज में, उनको है? नहीं, बिल्कुल है, बट ये पहली दफ़ा 1 साल के बाद इस तरीके के साथ ये बात कही गई। मैंने ये सोचा कि यार इसकी ज़रूरत क्या थी। पहला मेरा रिएक्शन ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, ये कोई नई बात तो नहीं है। और जो लोग वहाँ सहाफ़ी बैठे हुए थे उनकी शक्लों से ये लग रहा था दे वर नॉट इम्प्रेस्ड। मुझे जो आई नो माई कॉलीग्स बड़े स्केप्टिकल, सिनिकल, उधर से गुस्सा नज़र आ रहा था। ठीक है, तो ये मेरा सवाल ये था अपने जहन में कि इसकी ज़रूरत क्या थी। जो आपने कुछ करना है तो करें, ये क्या आप कह रहे हैं कि जी अभी तक कुछ नताइज नहीं निकले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ये गद्दारी थी, ये वो तो सब पता है हमें क्या बात। तो अब समझ आइए जब आर्मी चीफ ने जाके आज बयान दिया है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स थे डीजी आईएसपीआर का और आर्मी चीफ का, दिस इज पार्ट ऑफ अ कंसर्टेड स्लाइट चेंज ऑफ पॉलिसी, इसलिए वो गुस्से में नजर आए। और आज जो आर्मी चीफ ने जो बात कही है ये भी बिल्कुल बड़ी सख्त बात है। इतनी क्लियर और सख्त बात आज तक किसी फौजी ने नहीं की। अब ये कहते हैं कि रियल लीडर्स की बात कर रहे हैं कि रियल लीडर्स जो अपने आप को विक्टिम्स कहलाते हैं, मजलूम कहलाते हैं, उनको हम अकाउंटेबल होल्ड करेंगे उनके जो उन्होंने किया, क्योंकि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, इररिफ्यूटेबल नाकाबिले तरदीद एविडेंस है, प्रूफ है हमारे पास। तो ये आज तक तो ये बात नहीं सामने आई। अगर इररिफ्यूटेबल एविडेंस है तो ये अदालतें 1 साल क्या हो गया लेके पे क्यों बैठी हुई? तो ये सवाल खड़ा होता है ना कि उन्होंने चैलेंज कर दिया कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, और ये ऑब्वियस है कि उन्होंने ये बताया और अदालतों में ये चीज़ें प्रेजेंट हुई हैं, मगर जो चीज़ें इनके अंदर थी वो तो अदालतों में नहीं गई ना। उसके लिए पिटीशन जारी है खान साहब की तरफ से, खान साहब की तरफ से पिटीशन जारी है, चलो देखते हैं कि बरामद करें। अच्छा, अब ये है कि इसके अलावा उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। वो कहते हैं कि May 9 will undoubtedly remain a black day in the history of Pakistan when deliberately indoctrinated and insidiously guided miscreants attack the symbols of the state and national unity, disgracefully desecrating the Shauda monuments. तो वो कहते हैं कि ये misguided, deliberately indoctrinated and insidiously guided miscreants, कि ये जो कुछ हुआ इनको करवाया गया है इनसे। और आगे जाके वो ये कहते हैं कि इस किस्म की माइंडसेट, जिस किस्म की माइंडसेट ने शोहदा के खिलाफ ये सारा कुछ किया, उनको टारगेट किया, ये पहले कभी नहीं हुआ इस तरीके का, और इससे उनकी जहनियत पहचानी जाती है कि उनके पीछे क्या जहनियत थी। तो मगर साथ बहुत अहम बात क्या, वो कहते हैं कि ये लोग जो बाहर निकले उनके लिए
उनको कहते हैं ये कैनन फॉडर थे फॉर द पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ द मास्टरमाइंड्स। ईंधन थे उनका। हाँ, तो ये लोग और कहता है कि इनके लिए हम रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हैं। शक का फायदा उनको दिया भी गया और देने को तैयार है। तो मतलब ये है कि जिन लोगों ने अटैक किया उनमें से मेजॉरिटी वो थे जिनको पता ही नहीं था कि इसके पीछे साजिश क्या है। वो बेचारे अपनी वैसे ही निकल आए बाहर और उनको नहीं पता था इसके पीछे क्या चाल है या क्या गेम है। जी जी जी। और वो गेम क्या थी वो आज शहबाज शरीफ साहब ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। वो गेम ये थी कि फौज के अंदर एक कू करने की अगेंस्ट द करंट आर्मी चीफ। कुछ लोग उसको इंस्टिगेट कर रहे थे कि कुछ बेचैनी हो इसके साथ और आर्मी चीफ आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि अब वो कहते हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमारा पेशेंस विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दीज प्रोवोकेशंस एंड इट विल बीकन। और हम कमज़ोरी का इजहार, हमने जो पेशेंस शो किया है, जो चुप करके बैठे रहे हैं, ज़्यादा हमने कुछ कहा हुआ नहीं है, 1 साल हो गया है, अब उसको ये ना समझे कि वो कमज़ोरी है हमारे पार्ट में, अब हम एक्शन लेंगे। तो ये लगता है ऐसे है कि ये 2014 तक भी अब खोलने के लिए तैयार हैं। और नून लीग तो फिर रेडी होगी इस चीज़ के लिए। नून लीग तो कह रही है करो। हाँ। तो उनके लिए तो उनका तो फायदा है ना, दोनों जाएंगे। खान साहब तो पक्की बात है ना, उड़ जाएंगे। और जिन लोगों ने खान साहब के साथ मिलकर फौज के अंदर साजिश की थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो उनका भी रिकॉर्ड पे आ जाएगा। हालांकि मीडिया के अंदर तो वो रिकॉर्ड आ चुका है, मगर क्या फॉर्मली इसको तस्लीम नहीं किया गया। तो ये अब अगर ऐसी इंक्वायरी होती है तो फॉर्मली तो तस्लीम भी कर लिया जाएगा। अब खान साहब ये कह रहे हैं हाँ हाँ जाएँ 2014, तो ये खान साहब तो उड़ जाएंगे 2014 में। इधर शायद ना उड़े, इधर ये खुद बच जाए, बाकी लोग उड़ जाएंगे कुछ। मगर ये भी हो सकता है कि जब अंदर इंक्वायरी करें ये जो May 9 का जो इंसिडेंट है, वहाँ इनको वादा माफ गवाह मिल जाए, शायद कोई फौजी। अगर कोई ऐसे वादा माफ गवाह मिल जाते हैं जिनका बयान आ जाता है कि हाँ हमने साजिश की थी और हमने खान साहब के साथ मिलकर ये साजिश की थी, खा वो जेल में थे, ठीक है, तो फिर वो भी एक इशू बन सकता है। मगर वादा माफ गवाह की जो होती है ना टेस्टिमनी, वो कमज़ोर समझी जाती है। हाँ, तो अच्छा। मगर अगर 2014 की बात निकलती है तो वो तो बड़ी पक्की बात होगी। हाँ, उसमें तो बहुत केसेस भी बन सकते हैं, तो और भी बहुत से मामलात खुल सकते हैं और नून लीग को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस भी मिल सकती है आने वाले वक्तों में। जो मुश्किल वक्त लग रहा था पिछले दिनों में, हमने देखा कि खान साहब की तरफ से बहुत डायरेक्ट अटैक्स आई और उसके जवाब में जो आज के दिन है इसकी स्टेटमेंट्स और उससे पहले DGISPR की स्टेटमेंट्स। लेकिन आपने कहा कि हो सकता है 2014 में से कुछ ऐसा निकला है जो खान साहब के लिए प्रॉब्लम का सबब बने। बात यह कि वो रास्ता भी तो अदालतों की तरफ से ही होके जाएगा। अब 3 मिसालें DGISPR ने भी दी और इरफान सिद्दीकी साहब, जो बातें आप कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है उनका कॉलम। अब 3 मिसालें वो देते हुए कहते हैं यूके में 2011 में क्या हुआ था, 2021 में अमेरिका में क्या हुआ था, और उससे पहले पेरिस और फ्रांस की भी वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पर फौरी तौर पर केसेस की समाअत हुई और सजाएं दी गई, 18 साल से कम उम्र को भी नहीं छोड़ा गया। क्वेश्चन ये है कि अब वो कह रहे हैं सजाएं दी जाएंगी, किस रास्ते से दी जाएंगी? हाँ, बस ये कैसे सजाएं दी जाएंगी बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, या तो आप मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दें, ठीक, और मेक श्योर कि सुप्रीम कोर्ट उनको किसी को चैलेंज ना करने दे, जो कि मुश्किल है क्योंकि जिस किस्म की तरफ इस दफ़ा जुडिशरी झुक रही है वो अपनी आज़ादी का सोच रही है। और मैंने पहले भी ये कहा कि मेजॉरिटी जो जजेस हैं वो ऐसे लगता है उनके अदालती फ़ैसलों से कि वो PTI के हमदर्दी हैं और खान साहब के हमदर्दी हैं। तो ये पहली दफ़ा मैंने देखा है। पहले एक वक्त था जब हम नवाज शरीफ साहब के लिए ये देखते थे और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ था ये, मगर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर डालती थी कि करें ये। इस दफ़ा तो काउंटर प्रेशर है ना जी। वो तो कह रहे हैं करें और वो नहीं कर रहे, खड़े हो गए गेस्ट। तो ये आगे जा आपको याद होगा, अगेन मैं रिमाइंड करता हूँ कि 1 माह पहले मैंने आपसे आपके प्रोग्राम में कहा था कि आगे जो मुश्किलात आएंगी गवर्नमेंट को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, वो जुडिशरी की तरफ से आएंगी। क्योंकि जुडिशरी का पुराना मसला है कि जब एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू हो जाती है तो जज हजरात जो है उसके ख़िलाफ़ बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके ख़िलाफ़ जाना। मुझे याद है जब भुट्टो साहब ने 1977 की मैं बात कर रहा हूँ, 1977 लोगों को याद नहीं है मगर एक बहुत बड़ा मूवमेंट भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ शुरू हो गया था कि इलेक्शन रिगिंग की है भुट्टो साहब ने, और वो कह रहे थे PNA वाले के एक नई इलेक्शन करवाएं और भुट्टो साहब रेजिस्ट कर रहे थे। तो उस वक़्त लाहौर शहर में काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई, तो भुट्टो साहब ने लाहौर शहर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया, एक शहर के अंदर, बिकॉज वहाँ सबसे ज़्यादा
ये मामला चल पड़ा और उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट ने मार्शल लॉ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो ये वही जजेस थे जो कि पहले भुट्टो साहब को सपोर्ट करते थे, पर जब इतना ज़बरदस्त पॉपुलर मूवमेंट सामने आ गया, अब होता ये है कि जी जजेस ने भी तो घर जाना होता है, जजेस के भी बाल बच्चे हैं, जजेस भी एक आपके माशरे का हिस्सा है, वो भी जहाँ भी जाते हैं सुनते हैं। और अगर इतना ज़्यादा बहुत बड़ा एक मैस मूवमेंट बाहर हो तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और जब करते हैं तो फिर उनकी बेइज्जती होती है। उस ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं था। अब आप देखते हैं कि अगर पीटीआई वालों को कोई फ़ैसला पसंद नहीं आता तो इतना ज़बरदस्त किस्म का बैकलैश आती है और ऑन सोशल मीडिया के लोग हिल जाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आई और वो माफ़ी वाली बात को तो खुसूसन बहुत बतंगड़ बनाया गया, लेकिन सिर्फ बिफोर वी टेक ब्रेक, माफ़ी वो कह रहे हैं कि पीटीआई मांगे और इमरान खान साहब ने कहा है कि वो मांगे। अब ये है डेडलॉक, कैसे टूटेगा? देखिए, जो वो कह रहे हैं ना कि माफ़ी मांगे, वो कॉन्क्रीट बात नहीं है। माफ़ी किस चीज़ की मांगे? कि हमने साजिश की थी, हमने बगावत की थी, ये तो नहीं कोई मानेगा ना, ये तो इट्स अ सेल्फ कन्फेशन। और पीटीआई वालों को कहना है कि अगर हमने ये मान लिया तो फिर सानू टंग देंगे, जाहिर है, ठीक है, तो वो तो एक डिस्ट्रस्ट की ट्रैप हो गया। तो पीटीआई तो ये कहेगी, उल्टा ही कहेगी, आप माफ़ी मांगे, वो कह रहे फॉल्स फ्लैग है। पीटीआई तो ये कहेगी, मगर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो तो नहीं मानते कि फॉल्स फ्लैग था, वो तो कहते हैं हम दिलेरी के साथ निकले थे, फुटेजेस हैं, हाँ, हम खुद किया हमने, वो कैसे माने कि ये हमसे करवाया गया या फॉल्स फ्लैग था, कि हम एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे थे। ये तो ये इल्ज़ाम है ना कि हम लोगों को तो पता ही नहीं था और हम लोगों को तो एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया ये फॉल्स फ्लैग। वो तो प्राउडली कहते हैं, सिर्फ ये नहीं कहते, वो कहते हैं माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। जैसे प्यो को माफ़ी नहीं मांगी तो अरे को की माफ़ी मांगेंगे, तो बड़े लोग कह रहे हैं ना ये। अच्छा, इनका बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक तो ये कहते हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी बंदा मांगता है अगर कोई काम गलत किया हो तो माफ़ी मांगते हैं ना, अगर काम किया ही ना हो तो माफ़ी किस चीज़ की मांगते हैं? ये ऐसे है कि एक बंदा है, वो आपके घर से चोरी कर लेता है, तुसी फड़ के उन्होंने पुलिस के हवाले कर देते, उन्होंने पुलिस 2 लित्र मार दी, वो कहना जी मैंने माफ़ कर दो, वो भी तेन माफ़ कर दी, तू तस्लीम कर, तू चोरी की है तो माफ़ कर दी है ना, कहना जी मैं चोरी नहीं की मगर मैंने माफ़ कर दो। तो ये हाँ नहीं, तो खौफ, माफ़ी खौफ नहीं होती, माफ़ी ये होती है कि मैंने गलती मेरे से हो गई है, मुझे माफ़ कर दे, कन्फेशन। हाँ, मगर ये नहीं होती कि आपके मैंने किया ही नहीं है, मैंने माफ़ कर दो। भाई माफ़ तो किस गलत करिए अगर तू किया ही कोई नहीं। तो ये इसलिए अब बात ये है कि ये माफिया ना इन्होंने मांगनी है ना उन्होंने मांगनी है। अच्छा। तो ये तो ना इधर है ना उधर है, ये तो वन अपमैनशिप हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब मेरा ख्याल है टाइम बीइंग के लिए, कुछ अरसे के लिए, कम अज़ कम अगले 6-7 महीने के लिए ये जो तू मैं चल रही है। अब फ्रैंकली ये जैसे कहते हैं ना, गेंद जो है वो फुटबॉल जो है वो अब इनके खाते में है, किनके? एस्टैब्लिशमेंट के। अच्छा। पीटीआई बड़ी उनके खाते में गेंद खेल रही है, उनके हाफ में गेंद खेल रही है। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई के हाफ में गेम खेलना है तो या गोल करना है पीटीआई के खिलाफ, तो अब एस्टैब्लिशमेंट को कुछ करना पड़ेगा। इतने सख्त बयानों के बाद अगर अभी भी कुछ नहीं करते इन टर्म्स ऑफ इंक्वायरी और इन टर्म्स ऑफ कन्विक्शंस, तो फिर ये लगेगा कि एस्टैब्लिशमेंट का जो बयानिया है वो है ही ज़ीरो, बहुत कमज़ोर है। कन्विक्शंस तो अदालतों के थ्रू होनी है और इसी मामले को तो अब अदालतें तैयार नहीं है। तो अब सोचना ये कि ये तो मसला बन गया ना, एक तरफ आप कहते हैं हम करके देंगे, उधर से अदालतें कर नहीं रही हैं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? मार्शल लॉ लगाते हैं तो अदालतें स्ट्राइक डाउन कर देती हैं, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो ये है कि इतनी बड़ी बात की है, अब कोई हल भी होना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के पास, कि ये सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बातें जितनी आप करते हैं उतनी बातें वो करते हैं। जवाब दे देते, जवाबुल जवाब हो जाता है। लेकिन बहुत से और भी सवाल उठ रहे हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अगले को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब इसे बगावत करार दे रहे हैं। तो क्या इसका इख्तिताम जो है वो किसी कमीशन पर ही होगा, कमीशन की फाइंडिंग्स पर ही होगा? ब्रेक के बाद आते हैं हम। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। इमरान खान साहब वो भी आग बगूला हैं और इस तरफ से हमने जो बयान देखे उसमें ऐसे लग रहा है कि दोनों दो इंतहाओं पर खड़े हैं और पैचअप की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आने वाले दिन पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इसलिए अहम है। IMF के साथ फिर से मुज़ाकरात बातचीत चल रही है। MBS पाकिस्तान आने को, मोहम्मद बिन सलमान साहब आने को तैयार है और पूरी दुनिया पाकिस्तान के हालात की तरफ देख रही है। ऐसे में जब वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, इंतशारी टोला कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर भी इतना मचाएगी, फ़ौज को इतने गिले शिकवे शिकायतें भी होंगी, ये शिराजा इस तरह से बिखरा रहेगा, तो इकॉनमी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, इकॉनमी आगे नहीं बढ़ रही वैसे ही,
इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही। आगे बढ़ने का मतलब होता है ग्रोथ हो। वो तो IMF प्रोग्राम के अंदर ग्रोथ नहीं है, वो तो कहते हैं 1-1.5% ग्रोथ है, हमें चाहिए 8-9%। तो उसके लिए तो और पॉलिसीज इख्तियार करनी पड़ती है, उसके अंदर फिर महंगाई भी होती है और भी बड़े मसले बनते हैं ग्रोथ में। तो ग्रोथ तो होनी नहीं, इकोनॉमी ने आगे नहीं बढ़ना जी। वो और उसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासी इंस्टेबिलिटी के साथ। मैं बताता हूँ कैसे। सियासी इंस्टेबिलिटी जो है वो अफेक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक तरीके से कि जो भी गवर्नमेंट बैठी हो, जो पॉलिसी बनाती है, उसकी कोई एश्योरेंस नहीं होती कि ये कब तक ये पॉलिसी चलेगी। क्या ये गवर्नमेंट रहेगी, अगली गवर्नमेंट आके इस पॉलिसी को चेंज कर देगी या नहीं करेगी। मैंने कोई पैसे इन्वेस्ट करने हैं किसी चीज़ में, आमतौर पे रूल ये है इन्वेस्टमेंट का कि पहले साल आपका पैसा लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, फैक्ट्री बनानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो बढ़ना पड़ता है, आपके 2 अरब रुपए लग जाते हैं, इनपुट जाता है, ठीक। अच्छा, वो आपने कर्जे लिए हुए होते हैं, इंटरेस्ट आपको चढ़ना शुरू हो जाता है। अगले साल मशीनरी लग जाती है, प्रोडक्शन में आप आ जाते हैं, मगर फिर भी लॉस में रहते हैं आप, क्योंकि 1 साल के अंदर रिकवरी नहीं हो सकती। फिर आप प्रॉफिट बनानी शुरू करते हैं 3rd ईयर में जाके, और मगर उतनी प्रॉफिट नहीं बनती जिसके साथ जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है वो निकल जाती है। फिर आप 4थे साल जाके और प्रॉफिट बनाते हैं। फिर आप जब समझें कि आप ब्रेक इवन कर जाते हैं कि अगर आपने 100 रुपया लगाया था इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो अब 2 साल के अंदर आपने 4थे साल जाके दो अपने 10 रुपए रिकवर कर लिए। 5वें साल जाके फिर जो पैसे आते हैं प्रॉफिट में वो आपकी जेब में जाते हैं, ठीक। ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी चाहिए। अगर आपको पॉलिसी एक बनाई है कि जी ये एक इलाका है, यहाँ आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको टैक्स हॉलिडे होगी 5 साल के लिए, ठीक। तो आप कहते हैं 5 साल तक तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, मैं पैसे लगा देता हूँ। मगर अगर वो गवर्नमेंट ही नहीं रहती और अगली गवर्नमेंट आती है, वो कहती है जी सॉरी वो तो घपला था, हम नहीं मानते, बस वो हम पॉलिसी चेंज करने लगे हैं, हम 5 साल से आज से टैक्स लगाने लगे हैं, तो वो जिन लोगों ने लगाई होती है वो तो उड़ जाते हैं ना। इसलिए वो उनके लिए पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उसकी वजह से फिर सर्टेनिटी नहीं रहती कि पॉलिसी रहेगी नहीं। आज शहबाज शरीफ और SIFC की हुकूमत जो है वो पॉलिसीज़ बना रही हैं, कल को यहाँ फिर से कोई ऐसी गड़बड़ होती है कि ये SIFC भी उड़ जाती है और नून लीग की हुकूमत भी उड़ जाती है, क्योंकि लोग तो यही सारा वक्त स्पेकुलेट करते रहते हैं ना कि जी अगले एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो कौन आएगा, SIFC को कौन हेड करेगा वगैरह। अमेरिकन प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा तो आके फोन करेगा, सही साहब कह रहे हैं। तो ये सारी बातें चल रही हैं। इसका ये मतलब है पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी जो है वो मुश्किल है मगर लोगों के जहन में। मगर एक तरफ ये है, इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तानी इन्वेस्टर नहीं आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूँ कौन आएगा, क्योंकि काम तो चल पड़ा है। ये वो लोग आ रहे हैं जिनके फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी होती है या नहीं होती, क्योंकि वो सॉवरन स्टेट गारंटीज लेते हैं कि जो वो एक हुकूमत की पॉलिसी की गारंटी नहीं लेते, वो सॉवरन स्टेट गारंटीज लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, सऊदी अरेबिया का बड़ा चर्चा है, ठीक है, वो आ रहे हैं, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। वो क्या खरीदने आ रहे हैं? क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने आ रहे हैं? नो। जिसके अंदर ये कोई टैक्स हॉलिडे लेने आ रहे हैं? नो। वो जो भी लेंगे उसके साथ सॉवरन स्टेट गारंटीज लेंगे और कोलैटरल रखेंगे कि कल को आप पॉलिसी अगर चेंज करते हैं तो आपको हम ले जाएंगे न्यूयॉर्क में। जैसे आपके साथ बैरक गोल्ड ने और बाकी लोगों ने जो गड़बड़ की है आपके साथ ऑन रेकोडिक, या आप ईरान धमकी दे रहा है कि अगर आप ऑयल पाइपलाइन नहीं बनाएंगे तो हम भी आपको ले जाएंगे वहाँ तो आप $12 बिलियन की डज लगी थी जो 6 पे बढ़ गई, मुकमुका हो गया, तो असी तो $20 बिलियन की डज लगाओगे। तो बात ये है कि ये जो मुल्क आते हैं ना, जब चाइना आता है या कोई और आता है तो दे टेक स्टेट गारंटीज, दे डोंट टेक प्राइवेट इन्वेस्टर को कोई स्टेट गारंटी नहीं देती। उसकी गारंटी बजट होती है और बजट की इंपोर्ट पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है और वो चेंज हो जाती है। उसके अंदर कोई स्टेट गारंटी नहीं होती बिकॉज पार्लियामेंट उसको चेंज कर देती। स्टेट गारंटी इज अ डिफरेंट इशू। तो ये सऊदी अरेबिया कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? रेकोडिक में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। वहाँ तो पहले भी जो भी लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए उनको स्टेट गारंटीज मिलेंगी। ग्वादर में इन्वेस्ट करेगा, वहाँ भी स्टेट गारंटीज। अगर कोई एग्रीकल्चरल ज़मीन खरीदता है, से 2 लाख एकड़ 3 लाख एकड़ लेता है और वहाँ कोई एग्रीकल्चर का फार्म शाम बनाना चाहता है, वहाँ भी वो स्टेट गारंटीज लेंगे और हमेशा कोलैटरल रखवाते हैं। वो कहते हैं अगर आपने ये किया ये किया ये किया तो फिर हम फलानी चीज़ जो है वो ले लेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ज़माने में इन्होंने बहुत से कर्जे लिए थे एक बैंक से, पुराने ज़माने में। वो बैंक का नाम था BCCI, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। मैं ज़ियाउल हक के ज़माने की बात कर रहा हूँ।
तो उस वक्त तो कर्जे तो बैंक ने दे दिए, तो बैंक ने कहा कि अगर ये हमारे पैसे वापस नहीं होंगे तो हमें कोई कोलैटरल तो चाहिए। तो आपने उस वक्त किस किस्म के कोलैटरल दिए थे वो भी मैं आपको बता दूं, आपने पूरा वीट क्रॉप का कोलैटरल दे दिया कि जितना वीट क्रॉप बनेगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा, आप बेचना चाहें, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा। इस किस्म की कोलैटरल्स भी दे दिए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी स्टेट गारंटीज से बेहतर कोई कोलैटरल नहीं हो सकता। आज स्टेट गारंटीज की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर क्राइसिस चल रही है। क्यों? कि जो 90 की दिहाई पे और उसके बाद जो IPPs बने, पावर प्रोजेक्ट्स जो लगे, उनको जो उनके साथ जो अग्रीमेंट्स हुई उनके पीछे स्टेट गारंटीज थी। आज उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता और उनको हम ढेर सारे पैसे दे रहे हैं, ख़त्म नहीं कर सकते उनके इजाज़त के बगैर। पॉलिसी वही रहेगी और वो अगर करेंगे तो न्यूयॉर्क के अंदर डज लग जाएगी हमें। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। व्हेन यू गिव अ स्टेट गारंटी, दैट इज़ द रियल गारंटी। और ये जो सऊदी अरेबिया आ रहा है या दुबई आएगा या कोई और आएंगे, they will come in with state guarantees. Okay. ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी यहाँ फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री। दीगर ममालिक भी ऐसी गारंटीज देते हैं या ये पाकिस्तान के साथ ही ऐसा? नहीं, ये कम ही लोग करते हैं, बिकॉज आपका पोजीशन ऐसी है कि शॉर्ट ऑफ अ स्टेट गारंटी को यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि चाइना भी सुना है, आपका चाइना भी रिकॉर्ड बहुत ऐसी बुरा है शराइत जी ना, रखता है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। चाइना ने भी स्टेट गारंटीज ली हुई हैं, जिस भी मुल्क के साथ मामला हो तो स्टेट गारंटीज होती हैं। अच्छा, ये भी एक ऐसा टॉपिक और ऐसा सवाल था कि की वजह से और भी बहुत से एस्पेक्ट्स जो है वो क्लियर हुए, कॉन्सेप्ट्स भी। तो मैं ये कह रहा था, सॉरी इसको मैं कंप्लीट कर लूं कि इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये आएगी, इसको पॉलिसी कंटिन्यूटी के साथ फिक्र नहीं है। बिल्कुल ठीक, समझ गए। इंस्टेबिलिटी रहे, इनको कोई फिक्र नहीं है। मिसालों के साथ भी आपने वाजे कर दिया। अब बारी है आपसे, IMF भी रहेगी साथ। अगर उनके पॉलिसी फॉलो की जाए कि ये खत्म करना है, जब वो नहीं करेंगे तो फिर वो आंखें दिखाएंगे। मगर अभी तो कोई ऐसा चांस नहीं है। सो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो आपको नज़र आ रही है उसके ऊपर नज़रअंदाज नहीं होगी। अच्छा, एट द सेम टाइम ये जो अमरीकी अहदेदारों से मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही हैं और बुशरा बीबी का बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल होना, इसमें किस बात का इशारा है सिटी साहब? बिफोर नहीं, मेरा ख्याल है इसका इशारा किसी चीज़ के साथ नहीं है। अडयाला जेल में जाना ये तो बुशरा बीबी और इमरान खान की अपनी एप्लीकेशन है। ये कोई फॉरेन कंट्री ने नहीं इनको कहा कि बुशरा को बनीगाला से निकाल के यहाँ रखे। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, बुशरा बीबी को बनीगाला में रखा गया था ताकि एक रास्ता रहे इमरान खान से बात करने का, या वो हमसे बात करना चाहे तो वो रखा जाए, क्योंकि वहाँ आना जाना आसान है। जेल में आएंगी तो फिर एजेंसियों का वहाँ आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक तो अब खान साहब चाह रहे थे कि ये ना हो, आप आ जाए वापस। तो उन्होंने काफ़ी अर्सा रखा उनको वहाँ, मगर अब ये जो है ना कि वो वापस जा रही हैं, इसका ये मतलब है कि वो ब्रेक डाउन हो गया। अब कोई आने जाने का या बातचीत की गुंजाइश नहीं है। बट क्वेश्चन जो आपसे सवाल आए हुए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें शामिल करने एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। क्वेश्चन है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हवाले से, और आपको पता है इंडिया में भी एक हैदराबाद है, लेकिन ये पाकिस्तानी हैदराबाद से आपके लिए सवाल आया। शाहजेब साहब क्या जानना चाह रहे हैं? गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने मोदी साहब की मिसाल दी थी और कहा था कि वो सिंगल पार्टी सिस्टम चला रहे हैं और वो तीसरी टर्म अब लेने जा रहे हैं, और साथ साथ इमरान खान साहब का भी नाम लिया और यही कहा कि इमरान खान साहब भी वन पार्टी सिस्टम करना चाहते थे। तो आपको नहीं लगता कि वो सही चीज़ है? क्योंकि अगर वन पार्टी सिस्टम होता तो कंटिन्यूटी होती पॉलिसीज़ की, इकनॉमी की। अच्छा, वन पार्टी सिस्टम तो भाई साहब फिर फौज को कहें, वन पार्टी तो है ना वो अपना सिस्टम 10 साल उन्होंने एक दफ़ा किया, 10 साल फिर किया, 10 साल फिर किया, तो दैट इज़ वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम तो जमहूरी सिस्टम नहीं होता। तो क्या आप ये तजवीज़ दे रहे हैं कि जमहूरियत की छुट्टी करा दी जाए, आइन के अंदर जो मल्टी पार्टी सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम है सब फ़ारग कर दिया जाए और एक डिक्टेटरशिप कायम कर दी जाए? इसी को तो कहते हैं डिक्टेटरशिप, कि एक पार्टी या एक गिरोह जो है वो मुल्क को चलाता है और चलाई जाता है। दैट इज़ नोन एज अ वन पार्टी सिस्टम। तो क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उसको भी अब 20 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और वन पार्टी सिस्टम को बरकरार रखना चाहिए? मैं तो उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा था कि वो जो कर रहा है उसके साथ बहुत नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ इंडिया सेकुलर रिपब्लिक। और अब आप देखिए कि वो तीसरी टर्म लेने जा रहा है, मगर उसके से कोई मेजॉरिटी नहीं मिलेगी उनको, और ये उसकी आखिरी टर्म है। बिकॉज वन पार्टी सिस्टम जो है इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कम से कम 2 या 3 पार्टीज़ होती हैं ताकि लोगों को मौका मिले
कि वो अपनी फैसला करें कि जी जिसको देना है हमने इक़्तिदार या किसी और को देना है। तो सारा जमहूरियत का जो सिस्टम है इज़ नोन एज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इसीलिए हम शोर डालते हैं जब फ़ौज आ जाती है कि जी वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस करवाते हैं। इट्स नॉनसेंस। तो अब आप अगर ये चाहते हैं कि वन पार्टी हो तो फिर आप मेहरबानी करें, पहले सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे एक ज़माने में कि उन्हीं की पार्टी रहे और बाकी सारे फारिग हो जाएं, तो उसको भी अपोज़ किया गया। तो अब खान साहब ये चाहते हैं उसको भी अपोज़ किया जाएगा, और जब मार्शल लॉ लगता है तो उसको भी अपोज़ किया जाएगा। या आइन होगी जिसके ऊपर सब सियासी जमातों का एक फ़ैसला था, मुश्तरका फ़ैसला था 1973 में कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगी पाकिस्तान की, या वो होगा। या फिर अगर आपने डिक्टेटरशिप करनी है तो फिर यार है छड़ो सारी गल कि खान आए या नवाज शरीफ आए, फौज दे वाले करो सारा मुल्क और कहो जी अगले 40 साल वास्ते तुसी आप ही करो, अल्लाह खैर सल्ला। उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन ला सकता है? खान साहब तो नहीं ला सकते, वो तो आपने देख ही लिया, उन्होंने कोशिश की थी और हमने देख लिया नून लीग ने भी एक आध कोशिश की थी, वो भी नहीं ला सके। ये मुल्क के अंदर वन पार्टी नहीं चल सकती। इट इज़ अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब पहले ज़माने में तो अयूब खान ने सेंट्रलाइज करने की कोशिश की थी ना, वन पार्टी का तो यही मतलब है कि इस्लामाबाद से सारा मुल्क चले। अब नहीं चल सकता इस्लामाबाद में। अब मैं कहता हूँ नॉर्दर्न ये आपका गिलगित बल्तिस्तान नहीं चल सकता इस्लामाबाद से, आपका केपी छोड़ें, आपका फाटा नहीं चल सकता इस्लामाबाद से। बलूचिस्तान जो है वो किस तरीके से चल रहा है आप जानते ही हैं। सिंध तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चल जाए, एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे भी सोच जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। हमें कोई क्रिएटिव थिंकिंग अगर करनी भी है तो किसी और तरीके से करें, ये ना कि चलो जी फिर वन पार्टी सिस्टम कर दो, इमरान खान के वाले कर दो। तो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी कैसे इंश्योर करें? किसकी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी उनका मसला है असल में। वो चाहते हैं तो पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होती है ना। मैंने एक्सप्लेन किया, या सॉवरेन गारंटीज दें आप, या फिर आप पॉलिसी कंटिन्यूटी के लिए और किसी किस्म की गारंटीज दें आप। वो तो एग्रीमेंट्स के अंदर लिखा जाता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यानी जो पिछले सेगमेंट में सेठी साहब ने जवाब दिया होता है। अगला सवाल लाहौर से है अदील साहब। सेठ साहब, ये थिंक टैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्या पाकिस्तान में कोई थिंक टैंक्स होते हैं? जी, ये थिंक टैंक का कॉन्सेप्ट जो है ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में ये इस्टेब्लिश किया गया कोल्ड वॉर के ज़माने में, कि अमेरिका में खुसूसन सबसे ज़्यादा थिंक टैंक्स अमेरिका में हैं, और 90% उनमें से ऐसे हैं जो कि फंडेड हैं बाय अमेरिकन कांग्रेस, और 10% ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर उनको फंड कर रहा है। मगर वो भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत बड़े मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के थिंक टैंक के लोग हैं, या रॉकफेलर फाउंडेशन है जो कि वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। तो ये थिंक टैंक्स जो हैं देर इस्टेब्लिश्ड कि जो बयानिया होता है हुकूमत का या एक सियासी जमात का, उस बयानिया को आगे बढ़ाने के लिए थिंक टैंक्स बनाए जाते हैं, ताकि सारा वक्त वहाँ बहस और डिबेट होती रहे, ताकि एक अच्छा बयानिया, जो भी बयानिया उस वक्त की रूलिंग गवर्नमेंट या पार्टी जो है बनाना चाहती है, उसकी फ़ाइन ट्यूनिंग के लिए और उसके अंदर और इंफॉर्मेशन देने के लिए थिंक टैंक्स बनाए जाते हैं। क्योंकि सब इंटेलेक्चुअल्स जो है उनको हुकूमत के अंदर तो लिया नहीं जा सकता, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर तैयार हो जाता है विद फंडिंग फ्रॉम अमेरिकन गवर्नमेंट कि जी ये ह्यूमन राइट्स का थिंक टैंक है, ये फलाने का थिंक टैंक है, ये नेशनल सिक्योरिटी का थिंक टैंक है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी का थिंक टैंक है। और उसके अंदर फंडिंग जो है वो ऐसे जगह से आती है जहाँ जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि एक किस्म की सोच, एक किस्म का बयानिया वो थिंक टैंक बनाए। तो दैट इज़ वेयर द ऑरिजिन ऑफ थिंक टैंक कम्स फ्रॉम। बहुत कम थिंक टैंक्स हैं जो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट हैं, बिकॉज टू बी एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक यू हैव टू बी एंटी पॉलिसी ऑफ द टू पॉलिटिकल पार्टीज से इन अमेरिका और से इन द यूके। वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो लोग थिंक टैंक को फंड करते हैं वो एक या दूसरी जमात को फंड कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि ना मुस्लिम लीग का कोई थिंक टैंक है, ना पीटीआई का कोई थिंक टैंक है, ना पीपल्स पार्टी का कोई थिंक टैंक है। इन्होंने फंडिंग ही नहीं की थिंक टैंक्स की। थिंक टैंक की जो फंडिंग हुई है वो दो जगह से हुई है, एक रियासत फॉरेन ऑफिस के 1-2 थिंक टैंक्स हैं, और फिर कुछ इस्टेब्लिशमेंट के थिंक टैंक्स हैं। वहाँ रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो कि हमेशा एक ही बयानियाँ लेके चलते हैं और उनके अंदर ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, वो थिंक टैंक्स हैं यहाँ। उनकी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है, ना ही उनको कोई पहचानता है और ना ही उनकी कोई कोर्ट करता है। यहाँ 5-6 थिंक टैंक्स ऐसे हैं इस्लामाबाद में। फिर एक सियासी जमात थी जिसने अपना थिंक टैंक बनाया था, वो थी जमात इस्लामी। अब अगर वो थिंक टैंक भी अब कोई ख़ास उसकी अहमियत नहीं रही, वो भी फॉल थ्रू हो गया है जिसे कहते हैं। तो अभी कोई यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई इंडिपेंडेंट थिंक टैंक नहीं है। वो कैसे होगा, कौन उसको सपोर्ट करेगा? थिंक टैंक के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं एक थिंक टैंक को बनाने के लिए ऑफ एनी क्रेडिबिलिटी। यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ और लोग हैं जिन्होंने 1-2 थिंक टैंक्स बनाए हैं, मगर उनका भी जो सियासी
संजय काबा है वो किसी न किसी जमात के साथ लगा हुआ है एंड इसीलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और फिर आजकल मैं देखता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कोई इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बनाए भी तो उसके अंदर कोशिश होती है कि अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के गुस्से से बचाने के लिए कोई रिटायर्ड लोगों को, फौजियों को या ब्यूरोक्रेट्स को भर दिया जाता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ जो भी थिंक टैंक्स हैं जो कि कोई यूनिवर्सिटी ने प्रपोज किया है या किसी अमीर किस्म के ग्रुप ने ये किया है, वो भरे हुए हैं उसके अंदर रिटायर्ड फौजी और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, ताकि बयानिया जो है वो रियासत का ही 90% रियासत का बयानिया चले, उसके अंदर थोड़ी बहुत डिस्कशन हो कि ऐसे नहीं और ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, मगर जो मकासद हैं वो रियासत के हों या इस्टेब्लिशमेंट के हों। अच्छा, वैसे सर साहब आपकी गुफ्तगू सुनते हुए ना, एक तो आप बहुत मुतनव्वो गुफ्तगू करते हैं, इतनी वैरायटी होती है, कभी इधर कभी उधर, हर एक महाज पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू, उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इन्वॉल्व होती है एनर्जी के साथ। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, आबिद मली साहब मीरपुर ख़ास से ख़ास सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, क्या है सवाल? माशाल्लाह मैं आपको 20 साल से तवातर से देख रहा हूँ, आपकी मेमोरी में मज़ीद स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप ऐसी क्या चीज़ खाते हैं जो आप प्लीज़ बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा कुश्ता है कि जो आपकी मेमोरी माशाल्लाह जवानों की तरह नज़र आती है? ओहो हो, अच्छा। तो यार मैं तो सिर्फ अब क्या मैं आपको बताऊं क्या मैं खाता हूं और क्या मैं पीता हूं, मगर वो रहने दें आप। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक असूल है, वो ये है कि जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करेंगे वहाँ मसल्स बनेंगे, वो ज़िंदा रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, योर बॉडी इज़ सॉलिड। आप जॉगिंग करते हैं, योर हार्ट बीट, योर हार्ट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड योर लेग्स आर स्ट्रॉन्ग एंड योर मसल्स आर स्ट्रॉन्ग। आप तो जिस किस्म की आप एक्सरसाइज करेंगे वहाँ के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, मेरे बाकी मसल्स तो खैर उनके बारे में कम ही बात की जाए, मगर ये जो यहाँ मसल्स है ना, इनको मैं 1963 से, और ये मैं किसी वक्त बताऊंगा वाई 1963 से मैं इसको बड़ी वर्जिश कर रहा हूँ। अभी भी एक दिन के अंदर 3-4 घंटे मेरी पढ़ाई होती है। पहले 2 घंटे लिखाई भी होती थी, आजकल लिखाई कम है, पढ़ाई है। तो सुबह जब मैं उठता हूँ तो पहले 2-3 घंटे तो सिर्फ पढ़ाई होती है, सारे अखबार पढ़े जाते हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल्स, इंटरनेशनल आर्टिकल्स आए हुए होते हैं, फिर और बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, जब ये आप पढ़ते हैं ये चीज़ें, तो सबसे पहला आपका मकसद ये होता है कि याद रहें। फ़ायदा क्या हुआ अगर चीज़ पढ़ी तो याद ही ना रही, क्योंकि अगर याद नहीं रही तो फिर मैं यहाँ बैठ के जवाब कैसे दूंगा। तो फिर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप मार्किंग भी कर रहे होते हैं या आप नोट्स ले रहे होते हैं, क्योंकि नोट्स लेने के साथ एक प्रैक्टिस आ जाती है कि जी 1 2 3 इस बंदे ने ये 3 मोटी मोटी बातें कही हैं, क्या कही हैं, लिख लें, ताकि जब लिखेंगे तो याद रहेगा। अब वो तो अब टाइम चला गया कि जी बैठ के लिखें, क्योंकि इतना मवाद आ रहा है। तो जब आप पढ़ रहा होता हूँ तो मैं मार्किंग कर रहा होता हूँ अपने जहन में कि आयशा ने ये आर्टिकल लिखा है, इसके अंदर क्या था, पढ़ा तो है मैंने। अच्छा, इसके अंदर एक ये कहा आयशा ने, एक ये कहा, एक ये कहा, और कुछ कहा नहीं, सही फिर देख लो, हाँ ये भी कहा था, 4 पॉइंट्स। अब 4 पॉइंट्स याद हो गए, फिर सोचते हैं कि इसको मार्किंग कैसे की जाए, कैसे याद रहेंगे। 4 तो याद रहेगा फिगर, मगर हो सकता है जब आर्ग्यूमेंट करनी हो तो 2 ही याद रहे, बाकी कहाँ जाएगा। तो फिर ये है कि कभी कभी वो जैसे कहते हैं ना, वो मैंने अपने आप को कभी कोई चीज़ भूल जाए कि आज रात को जाना है कहीं खाने पे, तो बहुत से टेंशन होती है, ये सोच रहा होता हूँ कि आज टीवी जाना है, वहाँ से आके ये करना है, वो, तो बहुत सी चीज़ें घूम रही होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपना रुमाल लेकर उन्होंने गंड मार लेना, रुमाल की गंड मार के जेब पा लेना, ताकि जब मैं हाथ जाऊँ तो वो गंड मिले, वो याद आ गया कि वो फलानी चीज़ करनी थी। तो इस किस्म में टैगिंग भी मैं करता हूँ, मगर मेन इशू ये है कि वर्जिश करें। आपने अगर कुछ पढ़ा है तो उसको याद रखने की कोशिश करें, टैगिंग करें उसकी, और करें माइंड को। मैं 3-4 घंटे मिनिमम एक्सरसाइज करता हूँ माइंड की। तो किताबें भी पढ़ते हैं, आर्टिकल्स आजकल इतने आते हैं, किताबों पढ़ने का टाइम नहीं है। इतनी मोटी 300 सफ़े की किताब, वो 3 सफ़े का आर्टिकल के अंदर सारी बात आ जाती है। तो अब ये है कि दैट इज़ वेयर द रियल इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग फ्रॉम। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लें, आप अगर द इंटरसेप्ट पढ़ लें, 1-2 इंडिया के द वायर, द प्रिंट पढ़ लें, उनके जो आर्टिकल्स आते हैं, और यहाँ जो मेन न्यूज़पेपर्स हैं आपके, उनको पढ़ लें, और उसके बाद जो इंटरनेशनल आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, 3-4 बड़े बहुत इंपॉर्टेंट फोरम्स हैं, या एक आध इंडिपेंडेंट थिंक टैंक भी है, तो वो आप पढ़ लें, तो यू हैव इनफ मटेरियल। कभी इंटरेस्ट भी तो मैटर करता है ना सेठी साहब? हाँ, इंटरेस्ट भी मैटर करता है, और क्योंकि आप यहाँ के हर किस्म के सवाल पूछ लेते हैं मुझे, और ये लोग कभी कभी बताते भी नहीं है क्या सवाल है, तो मुझे ज़हनी तौर पे तैयार होना पड़ता है कि यार आज अगर पैलेस्टाइन का सवाल आ गया तो एम आई फुली नॉलेजेबल अप टू डेट, आज अगर इधर से आ गया कुछ ऐसी चीज़ें जिसका तारीख, पाकिस्तान की तारीख के साथ ताल्लुक़ है, वो तो वैसे ही आपको पता ही है, 50 साल से एक्सरसाइज हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो रह ही गया है। और फिर जब मैं किताब लिखूँगा तो बताऊँगा वो कौन सी ऐसी
चीज़ें जिसमें आपके खादिम ने खुद हिस्सा लिया हुआ है, और ऐसी ऐसी सीक्रेट्स हैं जो कि अभी इधर ही पड़ी हुई हैं, वो किसी वक्त लिख के बताऊंगा। चले 1963 वाली बात हम याद रख लेते हैं, और बाकी डाटा ट्रांसफ़र का एहतमाम इस तरह होगा कि सेठी साहब कोई किताब लिखेंगे, जब वो पब्लिश होगी तो फिर उस पर बात करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।